हेलो फिजिसिस्ट, बहुत ही जोश और ऊर्जा के साथ वेलकम टू द इंडिया सीरीज ऑफ डॉक्टर फिजिस्ट। दोस्तों, हमारे नए चैनल डॉक्टर फिजिस्ट हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्ते। सब कहते हैं कि इंडिया दुनिया का सबसे जवान देश है। यूथ पावर, डेमोग्राफिक डिविडेंड, हम सब ने ये शब्द बार बार सुने हैं। लेकिन एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम शायद अनजान हैं। क्या आपको पता है कि 2050 तक इंडिया में करीब 30 करोड़ यानी 300 मिलियन लोग 60 साल से ज्यादा उम्र के होंगे? बिल्कुल सही सुना आपने। हमारा देश बहुत तेजी से बदल रहा है। एक तरफ हमारे पास यूथ के लिए नौकरी और एजुकेशन का भारी प्रेशर है, और दूसरी तरफ एक बहुत ही तेजी से इमर्ज होती $50 बिलियन की सिल्वर इकोनॉमी हमारे दरवाजे पे खड़ी है। एग्जैक्टली तो असल सवाल ये नहीं है कि आज हम कितने जवान हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, वक्त की टिक टिक, क्या इंडिया अमीर होने से पहले बूढ़ा हो जाएगा? वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर फिजिसिस्ट, और इस शो में हम गहराई से छानबीन करेंगे इंडिया के आने वाले कल की। हम समझेंगे कि कैसे हमारा यूथ, आने वाली सिल्वर सुनामी और बदलती हुई इकोनॉमी हम सबकी जिंदगी बदलने वाली है। तो चलिए वक्त जाया किए बिना शुरू करते हैं आज की ये चर्चा। बिल्कुल। और इस पूरी तस्वीर को साफ करने के लिए ना, आज हम जिन सोर्सेज का विश्लेषण करने वाले हैं वो बहुत ही सॉलिड है। जैसे यूनाइटेड नेशंस की पॉपुलेशन रिपोर्ट्स, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ताज़ा डेटा, और एक बहुत ही विशाल डेटाबेस है, लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया, जिसे हम लैसी भी कहते हैं। राइट। तो इन पेपर्स में ना जो बातें बताई गई हैं वो सिर्फ ऊपरी बातें नहीं हैं। मतलब वो उन मैकेनिज्म्स को डिकोड करती हैं जो किसी भी देश को या तो एक सुपर पावर बना सकते हैं या फिर उसे एक बहुत गहरे आर्थिक संकट में धकेल सकते हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी भी है ना, क्योंकि ये सीधा हमारी ज़िंदगी से जुड़ा है। तो चलिए उस चीज़ से शुरुआत करते हैं जैसे हम आज अपनी सबसे बड़ी ताकत मान रहे हैं, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड। हाँ, बिल्कुल। सोर्सेज में ये बहुत ही साफ तौर पर बताया गया है कि 2041 में हमारी जो वर्किंग एज आबादी है, यानी कामकाजी उम्र के लोग, वो अपने पीक पर होंगे। मतलब ये कुल आबादी का लगभग 59% हिस्सा होंगे। अगर हम नंबर्स में बात करें तो करीब 1 बिलियन यानी 100 करोड़ लोग। अब जब 1 अरब लोग काम करने के लिए तैयार हों तो किसी को भी लगेगा कि ये तो एक बहुत बड़ा अवसर, स्वर्णिम अवसर है। हाँ, अवसर तो बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पेपर्स में से बार बार एक दो-धारी तलवार कहा गया है। अच्छा, दो-धारी तलवार कैसे? देखिए, सिर्फ लोगों की भीड़ होने से इकोनॉमी अपने आप ग्रो नहीं कर जाती। डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो असली गणित है ना, वो ये है कि काम करने वालों की संख्या उन पर निर्भर लोगों से, मतलब बच्चों और बुजुर्गों से ज्यादा होनी चाहिए। राइट, मतलब कमाने वाले ज्यादा और खाने वाले कम। एग्जैक्टली। लेकिन ये जो फायदा है, ये जमीन पर तभी काम करेगा जब इस विशाल वर्कफोर्स के पास सही स्किल्स हों और मार्केट में उनके लिए प्रोडक्टिव नौकरियां हों। बिना स्किल के वर्कफोर्स। और यहीं पर मुझे आरबीआई की रिपोर्ट का एक डेटा बहुत ही डराने वाला लगा। कौन सा वाला? रिपोर्ट के हिसाब से भारत अपने एजुकेशन बजट का करीब 80 से 87% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ बेसिक स्कूली शिक्षा पर खर्च कर रहा है। बिल्कुल। और अगर हम हायर एजुकेशन या स्किलिंग की बात करें तो हमारी जीडीपी का सिर्फ 1.3% हिस्सा ही वहां जा रहा है। सिर्फ 1.3%? हाँ। मतलब ये तो कुछ ऐसी स्थिति हो गई कि हमने एक बहुत बड़ी दुनिया की सबसे विशाल फैक्ट्री तो खड़ी कर ली है, लेकिन उस फैक्ट्री के मशीनों को चलाने वाले ऑपरेटरों को हम कोई ट्रेनिंग ही नहीं दे रहे। ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। आज दुनिया एआई, ऑटोमेशन और बहुत ही एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भाग रही है। अगर हम अपनी इस 1 अरब की वर्कफोर्स को सिर्फ बेसिक एबीसीडी या बुनियादी पढ़ाई करवा के छोड़ देंगे तो वो ग्लोबल मार्केट में कम्पीट कैसे करेंगे? राइट, बिल्कुल। अगर उन्हें सही नौकरियां नहीं मिली तो ये जो लाभांश या डिविडेंड है वो बहुत तेजी से एक वेस्टिंग एसेट बन जाएगा। मतलब एक बहुत बड़ी सामाजिक और आर्थिक लायबिलिटी। और इस पूरी फैक्ट्री वाली एनालॉजी में ना एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो क्या? हम अपनी आधी वर्कफोर्स को तो फैक्ट्री के अंदर ही नहीं आने दे रहे हैं। अरे हाँ, आप महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी यानी FLFPR की बात कर रही हैं। एग्जैक्टली। डेटा साफ दिखाता है कि इंडिया में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मुश्किल से 24% के आसपास अटका हुआ है। मतलब 100 में से सिर्फ 24 महिलाएं ही फॉर्मल तरीके से काम कर रही हैं। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। बताइए। जो महिलाएं घर पर सुबह से रात तक बच्चों की, बुजुर्गों की देखभाल कर रही हैं, वो भी तो एक तरह से काम ही कर रही हैं ना। तो फिर उसे हम इकोनॉमी का हिस्सा क्यों नहीं मानते? यही तो सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम की।
इसे अर्थशास्त्र की भाषा में अनपेड केयर वर्क कहते हैं। अच्छा, अनपेड केयर वर्क। हाँ, इकोनॉमी का रूल है कि जब तक किसी काम के बदले पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है, उसे जीडीपी में गिना ही नहीं जाएगा। तो होता क्या है कि परिवार की देखभाल का जो पूरा का पूरा बोझ है, वो महिलाओं के कंधों पर डाल दिया गया है। राइट। और यही चीज उन्हें फॉर्मल वर्कफोर्स में, यानी बाहर जाकर काम करने से रोकती है। तो सोर्सेज इसका क्या समाधान बताते हैं? पेपर्स में मैंने पढ़ा था कि केयर इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने की बात कही गई है। इसका असल मतलब क्या है? जमीन पर ही कैसे काम करेगा? केयर इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने का सीधा सा मतलब है इस देखभाल के काम को एक प्रॉपर प्रोफेशनल सेक्टर में बदलना। ओके। जैसे सरकार सब्सिडाइज्ड डे केयर सेंटर्स खोले या फिर बुजुर्गों की देखभाल के लिए एकदम प्रोफेशनल और पेड केयर गिवर्स तैयार किए जाएं। तो इससे महिलाओं को टाइम मिलेगा? एग्जैक्टली। इससे दो चीजें एक साथ होंगी। एक तो केयर सेक्टर में ही लाखों नई नौकरियां पैदा हो जाएंगी, और दूसरा, महिलाएं इस 24 घंटे की अनपेड ड्यूटी से आजाद होकर दूसरे सेक्टर्स में काम करने के लिए फ्री हो जाएंगी। वाकई ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो सकता है। बिल्कुल। और इसके बिना हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा फायदा कभी नहीं उठा पाएंगे। और हमें ये याद रखना होगा कि ये जो अवसर की खिड़की है ना, ये बहुत तेजी से बंद हो रही है। सही बात है। तो ये तो बात हुई उस 1 बिलियन युवा आबादी को तैयार करने की। अब जरा सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं, क्योंकि वक्त तो रुकेगा नहीं। ये युवा आबादी हमेशा जवान तो रहने वाली है नहीं। बिल्कुल नहीं। एक बहुत ही बड़ी सिल्वर सुनामी हमारी तरफ बढ़ रही है, और डेटा में इसके जो 2 मुख्य कारण बताए गए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे मुझे। एक तो गिरती हुई जन्म दर, और दूसरी बढ़ती हुई जीवन प्रत्याशा, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हाँ, और इसे ही डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं। अगर हम टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR को देखें, तो आज़ादी के समय या 1950 के दशक में एक भारतीय महिला औसतन 6 बच्चों को जन्म देती थी। बाप रे, 6 बच्चे? हाँ, डेटा के हिसाब से 6.18, लेकिन आज ये दर गिरकर सिर्फ 1.9 पर आ गई है। 1.9? लेकिन जनसंख्या को स्टेबल रखने के लिए तो रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 चाहिए होता है ना? एग्जैक्टली। मतलब हम उस लेवल से भी नीचे जा चुके हैं। और UN का जो अनुमान है वो तो और भी हैरान करने वाला है। उनके मुताबिक 2100 तक भारत का TFR गिरकर 1.04 हो सकता है। 1.04? ये तो लगभग आधी हो जाएगी आबादी। हाँ, बहुत तेजी से सिकुड़ेगी। शहरीकरण बढ़ रहा है, एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है, और रहने का खर्च इतना ज्यादा हो गया है कि लोग अब कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। बात तो सही है। और दूसरी तरफ मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि लोग अब बहुत लंबा जीवन जी रहे हैं। 1950 में जहां एक एवरेज इंडियन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 36 साल थी। सिर्फ 36 साल? हाँ, सिर्फ 36 साल। और आज वो 70 की उम्र को पार कर चुकी है। इसका सीधा असर हमारी मीडियन एज पर पड़ रहा है। 2021 में भारत की मीडियन एज 28 साल थी, लेकिन 2051 आते आते ये बढ़कर 40 साल हो जाएगी। वाकई, मतलब देश बहुत तेजी से बूढ़ा हो रहा है। लेकिन इस पूरे डेटा के बीच जो चीज मुझे सबसे ज्यादा स्ट्राइक की वो है इसका रीजनल इम्बैलेंस। बहुत बड़ा पॉइंट है ये। मतलब पूरा भारत एक साथ बूढ़ा नहीं हो रहा है। दक्षिण भारत के राज्य जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, और उत्तर में देखें तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश, ये बहुत तेजी से बूढ़े हो रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ जो उत्तर भारत के राज्य हैं जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, वहां की आबादी अभी भी काफी जवान है। हाँ, वहाँ अभी भी लोग वर्किंग एज में आ रहे हैं। ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्थिति है, क्योंकि ये बदलाव ज्योग्राफिकली बहुत असमान है। तो अगर हम इसके इम्पैक्ट के बारे में सोचें, अगर दक्षिण भारत में काम करने वाले युवाओं की कमी हो जाएगी और उत्तर भारत में काम करने वाले लोग ज्यादा होंगे लेकिन नौकरियां कम होंगी, तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में हमें राज्यों के बीच बहुत बड़े लेवल पर माइग्रेशन देखने को मिलेगा, है ना? बहुत बड़े लेवल पर, हाँ। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पॉलिसी क्लैश भी तो है। कैसे? मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का कोई युवा है, वो बैंगलोर या चेन्नई जाकर जॉब कर रहा है, तो वो टैक्स तो दक्षिणी राज्य को दे रहा है, राइट? लेकिन उसके जो बूढ़े माता पिता हैं वो तो यूपी में ही रह रहे हैं, और वो यूपी के सरकारी अस्पतालों का, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। तो सवाल यह है कि राज्यों के बीच संसाधनों और टैक्स के इस पूरे लेन देन को मैनेज कैसे किया जाएगा? बहुत ही शानदार सवाल है ये। और यहीं पर ना रिसर्च पेपर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जिसे कहते हैं नेशनल ट्रांसफर अकाउंट्स या NTA। NTA ये क्या होता है? NTA असल में एक बहुत ही डिटेल्ड लेजर या बही खाता होता है।
ये ट्रैक करता है कि किस उम्र का इंसान इकोनॉमी में कितना प्रोड्यूस कर रहा है और कितना कंज्यूम कर रहा है। अच्छा। और सबसे जरूरी बात, ये पीढ़ियों और अलग-अलग राज्यों के बीच आर्थिक संसाधनों का जो ट्रांसफर हो रहा है ना, उसे ट्रैक करता है। पेपर्स में साफ चेतावनी दी गई है कि अगर हमने इस एनटीए डेटा को ढंग से अपडेट नहीं किया तो आगे चलकर राज्यों के बीच बहुत भारी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक तनाव पैदा हो सकता है। मतलब जो राज्य अपनी लेबर भेज रहे हैं, उन्हें अपने बुजुर्गों की देखभाल के लिए पैसों की जरूरत तो होगी, बिल्कुल होगी। और आर्थिक तनाव के साथ साथ इसका एक बहुत गहरा सामाजिक इम्पैक्ट भी है। जब युवा काम की तलाश में शहरों में चले जाते हैं और वहां अपनी न्यूक्लियर फैमिली बना लेते हैं, तो पीछे गांव या छोटे शहरों में कौन छूट जाता है? उनके बूढ़े माता पिता। हाँ, हमारे जो जॉइंट फैमिलीज का ढांचा था वो टूट रहा है और इसी का सीधा रिजल्ट है सोशल आइसोलेशन। मतलब बुजुर्गों में अकेलापन। हाँ, और ये अकेलापन आज के टाइम में सिर्फ एक इमोशनल प्रॉब्लम नहीं है, ये डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बहुत ही सीरियस मेंटल बीमारियों का रूप ले रहा है। ये वाकई एक बहुत ही दुखद जमीनी हकीकत है, लेकिन कहते हैं ना कि मार्केट इमोशन से नहीं चलता। सही बात है। जहां एक तरफ हम इसे एक सामाजिक संकट की तरह देख रहे हैं, वहीं बाजार इसे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है। $50 बिलियन की सिल्वर इकोनॉमी। बिल्कुल। मतलब उम्र का बढ़ना अब सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन नहीं रह गया है, ये एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस बन गया है। और ये 50 बिलियन का जो नंबर है ना, ये कोई हवा में तीर नहीं है। दुनिया भर में 45 से 64 साल और उससे ऊपर के जो लोग हैं, उन्हें सबसे वेल्दी एज कोहॉर्ट माना जाता है। अच्छा, मतलब सबसे अमीर वर्ग। हाँ, क्योंकि उनके पास पूरी जिंदगी की सेविंग्स होती हैं और इस उम्र में आते आते हुए अपनी सेहत, अपनी सिक्योरिटी और अपने आराम को लेकर बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो हमारा सीनियर केयर मार्केट आज करीब 10 से 15 बिलियन डॉलर का है और अगले 10 सालों में इसके 30 से 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। बाप रे। और हम देख भी सकते हैं कि कैसे हेल्थ टेक कंपनियां इस मार्केट को कैप्चर कर रही हैं। बिल्कुल। मतलब आज ऐसी स्मार्ट वॉच आ गई हैं जो हार्ट रेट तो मॉनिटर करती ही हैं, अगर बुजुर्ग गिर जाएं तो उनमें फॉल डिटेक्शन होता है जो तुरंत अलर्ट भेज देता है। एग्जैक्टली। अपोलो 24/7 जैसी एप्स आ गई हैं जिनसे डॉक्टर घर बैठे वीडियो कॉल पे मिल जाते हैं। यहां तक कि स्मार्ट होम सिस्टम्स हैं जो आवाज से कंट्रोल होते हैं। और पेपर्स में मैंने पढ़ा था सरकार ने भी इसे सीरियसली लिया है। एक सेज नाम की पहल शुरू की गई है ना? हाँ, सेज यानी सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। ये सरकार का एक बहुत ही स्मार्ट पॉलिसी मूव है। ओके। इसका मेन मोटिव है उन स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना जो बुजुर्गों के लिए कुछ नया, कुछ इनोवेटिव बना रहे हैं। इसमें सरकार जो सिलेक्टेड स्टार्टअप्स होते हैं उन्हें 1 करोड़ रुपए तक की इक्विटी सपोर्ट देती है। अच्छा। और इसमें सबसे खास बात यह है कि सरकार की हिस्सेदारी कभी भी 49% से ज्यादा नहीं होती। लेकिन एक सेकंड रुकिए, मैं इस बारे में सोच रहा था। हमारे देश में 30 करोड़ बुजुर्ग होने वाले हैं। इतने बड़े पॉपुलेशन के लिए एक पूरा नया इकोसिस्टम खड़ा करना है और स्टार्टअप्स को मिल रहा है सिर्फ 1 करोड़ रुपए का सीड फंड। मतलब क्या ये समुद्र में एक बूंद जैसा नहीं है? ऊंट के मुंह में जीरा। 30 करोड़ लोगों से डिवाइड करेंगे तो वो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके पीछे का मैकेनिज्म थोड़ा अलग काम करता है। वो कैसे? देखिए, ये जो 1 करोड़ रुपए की फंडिंग है ना, इसका पर्पस पूरा का पूरा मार्केट खड़ा करना नहीं है। इसका काम है एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए एक लॉन्च पैड देना। समझा नहीं, थोड़ा आसान भाषा में। मतलब जब सरकार किसी नए स्टार्टअप पर भरोसा दिखाती है, उसमें अपने पैसे लगाती है, तो जो बड़े प्राइवेट वेंचर कैपिटलिस्ट्स हैं, जो वीसी होते हैं, हाँ, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, हाँ, उनका भरोसा उस स्टार्टअप पर बढ़ जाता है। तो ये जो छोटी सी सरकारी फंडिंग है, ये बड़े प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को खींचने के लिए एक चुंबक का काम करती है। सरकार कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रखना चाहती, वो बस शुरुआती रिस्क को कम करना चाहती है ताकि इनोवेशन शुरू हो सके। ओहो, अब समझ में आया। ये लॉजिक तो बहुत सॉलिड है। लेकिन जब हम इन सारे टेक सॉल्यूशंस की बात करते हैं ना, एआई, स्मार्ट वॉच, रोबोट्स, तो मेरे मन में एक बहुत ही बेसिक सा सवाल आता है। क्या कोई भी एआई या मशीन उस अपनेपन की, उस ह्यूमन टच की जगह ले सकती है जो घर का कोई सदस्य या एक जीता जागता इंसान दे सकता है? सच कहूं तो कोई भी मशीन इंसानी भावनाओं की जगह तो कभी नहीं ले सकती। इन टेक्नोलॉजीज का जो मेन पर्पस है वो बुजुर्गों को इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी देना है, एक तरह का सेफ्टी नेट बनाना। बिल्कुल। लेकिन आपकी बात एकदम 100% सही है कि आखिरकार
जमीन पर आपको एक प्रॉपर मेडिकल और ह्यूमन केयर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ही चाहिए। और अगर हम भारत के इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर नजर डालें ना, तो स्थिति बहुत ही डरावनी है। हाँ, जो लासी रिपोर्ट का डेटा है वो इस $50 बिलियन के चमकदार सपने पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। बिल्कुल लगाता है। अगर हम हेल्थ के मोर्चे पर देखें तो भारत में राज्यों के हेल्थ बजट का 0.1% हिस्सा भी बुजुर्गों की देखभाल पर खर्च नहीं होता है। 0.1% से भी कम। हाँ, और इससे भी ज्यादा डरावना डेटा सुनिए। हमारे देश में हर साल 80 से भी कम जेरियाट्रिशियंस पैदा हो रहे हैं। जेरियाट्रिशियंस मतलब जो बुजुर्गों के स्पेशल डॉक्टर होते हैं। हाँ, अब आप खुद सोचिए, जिस देश में 30 करोड़ बुजुर्ग होने वाले हैं, वहां पूरे देश में साल भर में 80 विशेषज्ञ डॉक्टर भी नहीं बन रहे। ये तो बुरी तरह से क्राइसिस है। और लैंसेट की रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि भारत में 75% बुजुर्गों को कोई ना कोई क्रॉनिक बीमारी है। एग्जैक्टली। मतलब हर 4 में से 3 बुजुर्ग किसी लंबी बीमारी जैसे बीपी, शुगर या आर्थराइटिस से जूझ रहे हैं। और ये सिर्फ हेल्थ क्राइसिस नहीं है। आर्थिक सुरक्षा की जो तस्वीर रिपोर्ट में है, वो और भी ज्यादा चिंताजनक है। डेटा कहता है कि 40% बुजुर्ग देश के सबसे गरीब तबके से आते हैं। और इस पूरी रिपोर्ट का जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, वो ये है कि 88% बुजुर्गों के पास कोई पेंशन कवर नहीं है। एक मिनट, 88% बुजुर्गों के पास कोई पेंशन नहीं है? हाँ, 88%। ये आंकड़ा वाकई रोंगटे खड़े करने वाला है। मतलब देश के ज्यादातर बुजुर्गों ने अपनी पूरी जिंदगी इनफॉर्मल सेक्टर में निकाल दी। बिल्कुल, जैसे खेती या दिहाड़ी मजदूरी। हाँ, जहां कोई पीएफ या पेंशन नहीं होती। अब जरा सोचिए, अगर किसी इंसान की उम्र 75 या 80 साल हो गई है, शरीर बीमारियों से घिरा है और उसके पास अगले 10-15 साल गुजारने के लिए कोई इनकम का सोर्स नहीं है, तो वो सरवाइव कैसे करेगा? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ये तो लिटरली एक टिक टिक करका हुआ टाइम बॉम्ब है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें रिटायरमेंट शब्द का मतलब ही पूरी तरह से बदलना पड़ेगा? मतलब 60 साल में काम छोड़ देना, ये तो पॉसिबल ही नहीं लगता। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और इसीलिए ना, जो अर्थशास्त्री हैं वो अब सेकेंड डेमोग्राफिक डिविडेंड के कॉन्सेप्ट पर बहुत जोर दे रहे हैं। सेकेंड डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये फर्स्ट वाले से कैसे अलग है? देखिए, अगर लोग अब ज्यादा लंबा जी रहे हैं और हेल्थ फैसिलिटीज बेटर हो रही हैं, तो हम रिटायरमेंट की उम्र को सिर्फ 60 साल तक फिक्स क्यों रखें? लेकिन एक 65 या 70 साल का इंसान आज की इस एआई और डिजिटल इकोनॉमी में काम कैसे करेगा? उनकी स्किल्स तो 30-40 साल पुरानी है ना। और यहीं पर एंट्री होती है लाइफ लॉन्ग लर्निंग और रीस्किलिंग की। अच्छा, सेकेंड डेमोग्राफिक डिविडेंड का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम उनसे कोई भारी फिजिकल मेहनत करवाएं। राइट। इसका मतलब है कि हम उन्हें नई डिजिटल स्किल सिखाएं, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना सिखाएं, और उनका जो पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है उसका इस्तेमाल इकोनॉमी को बढ़ाने में करें। अगर हमारे बुजुर्ग इकोनॉमी पर बोझ बनने के बजाय लंबे समय तक काम करके टैक्स पे करते रहे, तो वो एक बहुत बड़ा एसेट बन सकते हैं। वाकई ये तो नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी बहस में हम एक बहुत ही क्रिटिकल एंगल मिस नहीं कर सकते, और वो है जेंडर का पहलू, महिलाओं का। हाँ, डेटा बहुत ही साफ तौर पर दिखाता है कि महिलाओं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी पुरुषों से ज्यादा होती है। भारत में महिलाओं की औसत आयु करीब 74 इयर्स है, जबकि पुरुषों की 71 इयर्स। राइट, मतलब महिलाएं ज्यादा लंबा जीती हैं। हाँ, अब इसका जो गणितीय और सामाजिक रिजल्ट है ना, वो बहुत ही कठोर है। कैसे? देखिए, महिलाएं ज्यादा जीती हैं, और जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया था, उनका वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन सिर्फ 24% है। हाँ, जो अनपेड केयर वर्क की वजह से था। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास अपनी खुद की कोई पेंशन या बचत होने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। ओहो, अब मैं डॉट्स कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो फ्यूचर में हमारे देश में एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी विधवा और निर्भर बुजुर्ग महिलाओं की होने वाली है, जिन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे ज्यादा मदद की जरूरत पड़ेगी। इसलिए पेपर्स इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हमें जो भी नीतियां बनानी है, उन्हें जेंडर सेंसिटिव होना ही पड़ेगा। वाकई ये एक ऐसा एंगल है जिस पर हम कभी सोचते ही नहीं हैं। अच्छा, नीतियां तो अपना काम करेंगी ही, सरकार कानून बनाएगी, लेकिन क्या सामाजिक स्तर पर भी इन पीढ़ियों के बीच जो खाई बढ़ रही है, उसे पाटने के लिए कुछ हो रहा है? हाँ, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। उदाहरण के लिए ना, सरकार ने एक नैतिक पतम नाम का इनिशिएटिव शुरू किया है। नैतिक पतम, ये क्या है? कोई स्कीम है?
नहीं नहीं, ये एक तरह का बोर्ड गेम है। गेम? अच्छा। हाँ, इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि परिवार की सभी पीढ़ियां, मतलब दादा दादी से लेकर उनके पोते पोतियों तक, सब एक साथ बैठकर इसे खेल सकें। वाओ। ये कोई इकोनॉमिक सॉल्यूशन नहीं है, पर इसका मेन मोटिव है वो जो जनरेशन गैप आ गया है ना, जो बातचीत कम हो गई है, जो कम्युनिकेशन गैप है। हाँ, उसे फिर से स्थापित करना। ये बच्चों के अंदर अपने बुजुर्गों के लिए रिस्पेक्ट और एक इमोशनल बॉन्ड बनाने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। ये वाकई एक बहुत ही प्यारी और जरूरी पहल है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा की सारी कड़ियों को जोड़ें तो एक बहुत ही साफ तस्वीर हमारे सामने आती है। बिल्कुल। हमारा देश इस वक्त एक बेहद नाजुक दौराहे पर खड़ा है। एक तरफ हमारे पास आज की करोड़ों की युवा आबादी है जिसे बिना एक भी दिन बर्बाद किए हमें सही एजुकेशन और मॉडर्न स्किल्स देनी होंगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो ये जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो हमारी सबसे बड़ी लाइबिलिटी बन जाएगा। एग्जैक्टली। और इसके साथ ही ना, हमें बिना कोई देरी किए उन 30 करोड़ आने वाले बुजुर्गों के लिए एक पूरी तरह से नया इकोसिस्टम खड़ा करना शुरू करना होगा। राइट। और वो इकोसिस्टम सिर्फ स्मार्ट वॉच या हेल्थ टेक एप्स तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमें जमीनी स्तर पर, मतलब ग्राउंड लेवल पर बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटीज चाहिए, जीरियाट्रिशियंस चाहिए, सेफ घर चाहिए, पेंशन का दायरा बढ़ाना होगा और सबसे जरूरी बात, समाज में उन्हें वो इज्जत और जगह मिलनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं। सिल्वर इकोनॉमी बेशक एक बहुत बड़ा आर्थिक अवसर है, लेकिन इसे हम अपनी इंसानी हमदर्दी की कीमत पर तो नहीं बुना सकते ना। बिल्कुल सही बात कही आपने। ये चर्चा वाकई हमें अपने ही देश के भविष्य को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखने पर मजबूर करती है। अगर आज के इस डीप डाइव ने आपके अंदर जनसांख्यिकी और इकोनॉमी को लेकर कुछ नए सवाल पैदा किए हों तो इस विषय पर आगे भी जरूर सोचते रहिएगा। जाने से पहले एक ऐसा विचार जो इस पूरी चर्चा को एक बिल्कुल नया एंगल देता है। हमने बात की कि पूरी दुनिया, विशेष रूप से अगर हम यूरोप, जापान और पूर्वी एशिया को देखें, वहां काम करने वाले लोगों की भारी कमी हो रही है क्योंकि वो देश बहुत तेजी से बूढ़े हो रहे हैं। आज हमने जो सोर्सेज एनालाइज किए उनमें एक बहुत ही हैरान करने वाला और दूरदर्शी आइडिया छिपा हुआ है। राइट। क्या हो अगर भविष्य में भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल एक्सपोर्ट हमारे युवा आईटी प्रोफेशनल्स न हो, बल्कि हमारे डिजिटली स्किल्ड बुजुर्ग हों। वाओ। जरा कल्पना कीजिए, भारत के वे अनुभवी बुजुर्ग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अलग अलग सेक्टर्स में काम किया है, उनके पास सालों का विजडम है और अब वे नई डिजिटल तकनीक भी सीख चुके हैं। क्या हो अगर वो अपने घरों में आराम से बैठकर दुनिया भर की ग्लोबल कंपनीज को एडवाइजरी, मेंटरशिप और कंसल्टिंग सर्विस दे रहे हो? क्या भारत का ये सिल्वर टैलेंट दुनिया को एक नई दिशा दिखा सकता है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगली चर्चा में।